हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का आगे टॉपिक कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है कि भाई कार्बन के यौगिक जो होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपर रूप से। तो आपका अपर रूप होता क्या है? पहले सबसे पहली वाली बात यह है कि भाई अपर रूप क्या होगा। अपर रूप होता है आपका कि भाई तत्व आपका एक है। ठीक है, तत्व एक है, उसी से मिलकर बना है वो, लेकिन वो क्या होता है आपका भौतिक जो होता है वो भौतिक भिन्न भिन्न होता है। भौतिक रसायन अगर हम बात करें भौतिक गुणधर्म आपके विभिन्न भिन्न होते हैं और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि कार्बन है, कार्बन के दो अपरूप आ जाते हैं। एक तो होता है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, ये आपका होता है ग्रेफाइट। एक होता है आपका हीरा, डायमंड। ये दोनों कार्बन के अपर रूप हैं और दोनों कार्बन से मिलकर बने हैं, इसलिए मैंने बोला रासायनिक गुणधर्म। और भौतिक गुणधर्म मतलब एक सॉफ्ट होता है और एक हार्ड। चलो आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम दहन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? दहन। तो दहन का मतलब आप जला रहे हो किसी चीज़ को। जब भी किसी चीज़ का दहन करते हो तो ऑक्सीजन में होता है पहली बात, और क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगी, हीट निकलेगी, प्रकाश निकलेगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वो कार्बन का पदार्थ है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा प्रकाश को मुक्त करते हैं, मतलब ऊष्मा प्रकाश निकलती है आपकी। निम्नलिखित ऑक्सीजन अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं दहन अभिक्रिया के बारे में। देखिए ये तीन अभिक्रिया आपको दे रखा है, तीनों में कार्बन का ही पदार्थ है। एक में कार्बन कोयला ले लिया आपने, मान लो कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप दहन कर रहे हो। ठीक है, और जब भी कोई दहन होता है, कोई भी चीज़ आप जलाते हो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो क्या बनेगा? जो भी आपने लिया हुआ था तो उसका बन जाता है रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। कहने मतलब है अगर आपने कार्बन लिया है तो कार्बन का बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस आपका ऊष्मा निकलती है और प्रकाश। ठीक है, सेम यहाँ पे है। अगर आपने कार्बन CH4 मीथेन ले लिया तो देखिए जो जो तत्व आपने लिए हैं उनका ऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का बन गया वाटर, सॉरी हाइड्रोजन का बन गया वाटर H2O। साथ में ये तो आपका निकलना है कॉम्प्लीमेंट्री। साथ में अगर आपने अल्कोहल है, ये देखो OH जहाँ होगा वो अल्कोहल होता है। अगर आप इसे भी चलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ उपस्थिति में, अगर आप इसको भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो तो क्या बनेगा? देखो वही कार्बन है तो कार्बन ऑक्साइड बन जाएगी, डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का वाटर जल बन जाएगा। उसमें प्रकाश तो आपको निकलना ही निकलना है। तो अब याद है, आपको समझ में आ गया होगा, जब भी किसी पदार्थ को हम जलाते हैं अगर उसमें कार्बन है तो कार्बन का ऑक्साइड बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर वाटर अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का बन जाएगा वाटर जल H2O। ठीक है, वैसे ये भी ऑक्साइड है हाइड्रोजन की, देखो एक तरह से। साथ में ऊष्मा प्रकाश निकलना ही निकलना है। अब जो मेन प्रॉपर्टी है वो ध्यान रखना है, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि भाई जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो स्वच्छ ज्वाला से जलती है। जब भी आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एकल आबंध, जिसमें एकल आबंध होता है वो हाइड्रोकार्बन स्वच्छ ज्वाला से जलती है। जबकि जो असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं वो काला धुआं छोड़ते हैं और पीली ज्वाला से निकलती है, मतलब वो अच्छे से जलते नहीं हैं। कौन से वाले? असंतृप्त कौन से यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें द्विआबंध या फिर त्रिआबंध हो। ठीक है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा आते हैं? सारे एल्कीन आते हैं इसमें, और असंतृप्त में आपके आते हैं एल्कीन और एल्काइन वाले। ठीक है, अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपने जलाए हैं लेकिन वायु की आपूर्ति नहीं है, वायु ढंग से नहीं दे रहे हो आप उसको, तो वो भी अपूर्ण दहन होगा, उसका ढंग से नहीं चलेगा वो, और उसमें से भी काली ज्वाला निकलेगी। कहने मतलब यही है कि प्रॉपर आपका अच्छे से ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी कोई चीज़ ढंग से चलती है, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वरना अगर आपने उसमें भी उनकी जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई कम कर दी है, सीमित कर दिया आपूर्ति को, तो वो भी क्या होंगे? काले ज्वाला से जलते हैं। अब यही कारण है जो घरों में हमने देखा है, गैस है, केरोसिन तेल, जो हम मिट्टी तेल जलाते हैं घरों में, तो स्टोव में छिद्र देखा है आपने, छेद होते हैं, छेद होगा देखते हैं आप, छेद होते हैं उसमें। क्यों होते हैं? ताकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उसमें जाए, जले, मिले उसमें जाके, और अच्छे से हमारा जो भी है जो हम जला रहे हैं अपना ईंधन, तो वो अच्छे से नीली ज्वाला से जले। नीली ज्वाला से जलेगा तो वो अच्छे से जलेगा। ठीक है बेटा जी, आपको ध्यान समझ में आ गया होगा कि हमारे स्टोव में छिद्र क्यों होते हैं। उसके बाद अगर छिद्र में अवरुद्ध आ जाएगा, देखो आपने देखा होगा कि भाई स्टोव में खाना बनता हो, कहीं देखा है गाँव में अगर आप जाते हो कहीं अगर अभी भी स्टोव हैं जहाँ पर मिट्टी तेल यूज़ होता है, अगर वहाँ आपने देखा हो वहाँ पे पिन सी होती है, वो पिन से उस छेद को साफ़ करते हैं। ठीक है, अगर छिद्र अवरुद्ध हो जाएगा तो ईंधन व्यर्थ ना हो, इसीलिए उन छेदों को साफ किया जाता है, ताकि वो क्या हो, आपका अच्छे से ऑक्सीजन आए उसके पास, ऑक्सीजन से वो अच्छे से ईंधन जले।
अब जैसे क्या होता है कि अब जैसे कोयला पेट्रोलियम है आपका, इनके अंदर ना नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं, थोड़ी सी मात्रा में नाइट्रोजन सल्फर होते हैं। अब अगर वो जलेंगे, देखो मैंने आपको बताया कि अगर कार्बन जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, हाइड्रोजन जल रहा है तो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मतलब जल बन जाएगा। अगर सल्फर और कार्बन नाइट्रोजन जुड़ेंगे जलेंगे तो इनका भी ऑक्साइड निकलेगा, और जो पर्यावरण में प्रदूषण का कारण है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि भाई पेट्रोलियम जो कोयला है हमें देख के यूज़ करना चाहिए अच्छे से, ताकि हमारा जो पर्यावरण है प्रदूषित ना हो। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आने वाली है आपकी, और वो है ऑक्सीकरण। ठीक है, अब ऑक्सीकरण का मतलब क्या है भाई, आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि भाई ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन को जोड़ना, ऑक्सीजन को जोड़ना पढ़ चुके हैं आप। तो दहन करने पर, जब भी आप दहन करते हो तो कार्बन यौगिक क्या होते हैं, ऑक्साइड बन रही है भाई, कार्बन था कार्बन डाइऑक्साइड बना, और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ऑक्साइड बना मतलब जल बना, सब ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकृत हो रहा है वो। ठीक है, उसके बाद पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी भी क्रिया भी होती है जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है। मतलब एक बार क्या होता है, अल्कोहल मतलब OH ग्रुप, OH ग्रुप होता है, समूह होता है। कार्बोक्सिलिक मतलब होता है COOH, मतलब एक ऑक्सीजन पहले से ही है, एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाती है। ठीक है, ये भी अभिक्रिया है, इनको भी ऑक्सीजन कहते हैं। अब लेकिन होता क्या है, प्रॉपर आपको इसके लिए कुछ पदार्थ चाहिए जिनसे ये अल्कोहल जो होता है आपका इथेनॉल, 2 कार्बन है इत होता है, ये बन जाता है आपका इथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो क्या चाहिए होगा आपको, क्षारीय KMnO4, ये आपको दोनों जो हैं क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, या फिर आप क्या डाल सकते हो इसमें, अम्लीकृत K2CrTO7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस ऊष्मा, हीट भी करना है आपको साथ में। ठीक है, ये दोनों ही पदार्थ आप ये पदार्थ क्या करते हैं, कुछ पदार्थों, ये वो पदार्थ हैं जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन दूसरे को इसको ऑक्सीजन दे देंगे, क्योंकि दोनों के पास ऑक्सीजन है, तो ये इस पदार्थ को अल्कोहल को ऑक्सीजन दे देंगे और इसका क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीजन और जुड़ जाएगी। इसलिए इन पदार्थों को बोलते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, देखो लिखा हुआ कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। ऑक्सीकारक कौन होगा, जो दूसरे को ऑक्सीजन दे देगा और उसका करा देगा ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये विक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछता है कि भाई अल्कोहल को हम अम्ल में कैसे बदलेंगे, तो आप बोल सकते हो कि भाई हम उसमें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट डालकर उसे बदल देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट हो या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो मैं बता रहा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएँ हैं, इनको ध्यान से देखना बेटा जी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास होता है प्रोपेनॉल CH3 CH2OH, अगर ये होता हमारे पास, अगर हम इसमें KMnO4 या आपका डालते पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते तो बन जाता, देखो इस जो ये जो लास्ट वाला कार्बन है यही बनेगा COOH, बाकी सेम रहेगा। जो लास्ट में जो पहला कार्बन इधर से होगा वो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, COOH, तो ये बन जाएगा CH3 CH2COOH प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं हम संकलन अभिक्रिया पे। संकलन का मतलब है आपको जोड़ना कुछ। ठीक है, एडिशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो भाई पैलेडियम और निकेल जो दो आपके एक उत्प्रेरक हैं, ठीक है, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा आगे आपको। ये उपस्थित होते हैं और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को के अंदर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और उन्हें बदल देते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। मतलब जो आपके द्वि और त्रि आबंध वाले हैं हाइड्रोकार्बन, उनको बदल देते हैं वो संतृप्त मतलब एकल आबंध में। ये कौन तो करता है काम, पैलेडियम और निकेल। ठीक है, पैलेडियम और निकेल ये काम करता है बेटा जी, और ये बदल देता है असंतृप्त को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। उसके बाद अब आते हैं बात उत्प्रेरक की, बात करते हैं हम। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं बेटा जी, वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। मतलब क्या है, कोई अभिक्रिया को हमें जल्दी कराना है, फास्ट कराना है, या कब स्लो कराना है, भाई स्लो भी करा सकते हैं हम, फास्ट भी करा सकते हैं, तो उसके लिए उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है हमें। ये क्या करता है, अभिक्रिया के अंदर को प्रभावित नहीं करता, मतलब बनना तो इसके यही है, इसको ये फास्ट कर देता है। अगर हमें जल्दी चाहिए तो जल्दी बना देगा, अगर हमें आराम से चाहिए, थोड़ा लेट चाहिए, मतलब उसे डिले करना है तो उसे वो लेट भी कर सकता है। ठीक है, ये उत्प्रेरक का काम होता है। लेकिन ये जो अभिक्रिया प्रभावित नहीं करेगा, मतलब ये इससे यही बनना है, दूसरी चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है, अब वनस्पति तेल जो हम वनस्पति तेल हम जो खाते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हमारे बढ़िया होता है। देखो ये क्वेश्चन पॉइंट जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूँ मैंने दोनों चीज़ें, और ये जो पॉइंट बताए हैं मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेके।
तो वनस्पति तेल जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, आपकी हेल्दी होते हैं साधारण, और जो जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इसलिए भोजन पकाने के लिए हम आपका असंतृप्त वसा अम्लों का तेलों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इसको समझाना है मुझे पहले ढंग से, तो समझिए इसका कैसे समझाऊंगा मैं आपको। मान लीजिए आपके पास द्विआबंध है आपके पास, और ये है आपका एल्कीन, आपने एक एच और एक एच लगा दिया। देखो कार्बन के 4 डंडे पूरे करने हैं, मैं आपको बता चुका पहले भी। इस कार्बन के भी 1 2 3 4 हो गए, इस कार्बन के भी 1 2 3 4 हो गए। जब आप इसमें हाइड्रोजन जोड़ोगे, जैसे इसमें हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है, ये आर पे मत डरना, भी बता दूंगा आर क्या होता है। जब हाइड्रोजन जोड़ोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, ये जो द्विआबंध है ये एक अलाबंध में बदल जाएगा। देखिए जब आप एक एक ऐसे कर रहे थे, सॉरी ये ज़्यादा बन गया एक, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, और एक अलाबंध बन गया आपका, तो ये बन गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सेम प्रोसीजर, सॉरी मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए त्रिआबंध है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, आपको पता है एक कार्बन 4 अंडे बनाएगा, 4 अबंध बनाएगा, इसने 1 2 3 और 4, इसके भी 1 2 3 4। इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ोगे, पहले आपने हाइड्रोजन जोड़ी, तो एक और एक जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा ये देखिए, जब आप एक जोड़ोगे तो दोनों तरफ 2 2 आ जाएंगे हाइड्रोजन। ठीक है, 3 के 2 डंडे बन जाएंगे, एल्कीन बन जाएगा। फिर जब दोबारा से हाइड्रोजन जोड़ोगे इसके अंदर, तो यही अभिक्रिया होगी जो मैंने आपको बताया, किसकी उपस्थिति में होगी, निकेल या फिर पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, और हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बदलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। उसके बाद आपकी आखिरी अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। सॉरी थोड़ा सा ये थोड़ा सा बेकार सा हो गया, लेकिन पूरी की पूरी इसके अंदर मैंने छोड़ा नहीं है पॉइंट, लूज पॉइंट नहीं छोड़ा इसके अंदर, पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको पता लग गया कि भाई अल्कोहल होता है उसमें भी क्रिया हो रही है, और जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे मतलब एल्कीन और अल्काइन, उसमें भी वही आपका क्या हो रहा था, संलग्न अभिक्रिया देखने को मिल रही थी। लेकिन एल्कीन का क्या, जिसमें एकल आबंध है, तो भाई एकल आबंध कोई भी क्रिया जल्दी से नहीं करता है। ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके अक्रिय होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिकृत होती है, अभिक्रिया नहीं करते हैं, और वो अभिकर्मों की उपस्थिति में भी अक्रिय होते हैं, जल्दी से वो अभिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि एकल आबंध सबके पास है। अगर हम देखेंगे मिथिन का देखते हैं हम, तो मिथिन का इस तरह से आपका रचना बनती है, तो आप इसके अंदर कुछ भी ऐड जल्दी से नहीं कर सकते हैं। तो इसी को बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन होता है उसके अंदर। क्या होगा कि भाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूर्य के प्रकाश में आप इसे रखेंगे तो त्रिव अभिक्रिया होती है। क्लोरीन जब डाल देंगे इसके अंदर, तो हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। संकलन कैसे होगा बताता हूँ मैं आपको। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या हुआ, चलो फटाफट देख लेते हैं भाई। इसमें क्या होता है, आपने डाला इसमें क्लोरीन, जब क्लोरीन डाला तो इसमें 2 क्लोरीन है, आपको पता है कि भाई ये 2 Cl है। एक Cl क्या करेगा, किसी भी चारों हाइड्रोजन सेम है, किसी भी अटैक करेगा और उसको निकाल देगा और खुद वहाँ पे चला जाएगा। तो आप किस तरह बन जाएगा, आप देखेंगे इसको, ये इस तरह बन जाएगा। अगर ये Cl आ गया है, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H प्लस यहाँ पे H, Cl ये बचा हुआ है, एक H निकल गया और साथ ही बन जाएगा HCl। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, ये क्लोरीन क्या करता है, प्रतिस्थापन कर देता है। अगर इसके अंदर फर्दर आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3Cl, इसको CH3Cl लिख सकते हैं हम। अगर आप इसके अंदर फर्दर इसके अंदर और Cl2 क्लोरीन डाल देंगे, तो फिर क्लोरीन एक हाइड्रोजन घटा देगा और खुद वहाँ पे आ जाएगा, तो Cl2 हो जाएगा प्लस HCl निकल जाएगा। सेम कंडीशन में चलती रहेगी। फिर डालेंगे आप इसमें Cl2, फिर अगेन एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन घटा देगा और बनेगा CH-Cl3। इसको बोलते हैं बेटा जी क्लोरोफॉर्म। इस CH-Cl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अगर आपने इसके अंदर फर्दर एक बार और डाल दी तो बन जाएगा आपका CCl4। इसे बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये आपकी बुक में सिर्फ यहाँ तक दिया हुआ है, मैंने आपको फर्दर समझा दिया। अब CCl4 जब बन जाएगा तो आप इसके अंदर और CCl नहीं डाल सकते, क्योंकि चारों जो हाइड्रोजन है वो निकल गए हैं, प्रतिस्थापित हो गए हैं। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए क्या लिखा है, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणु के दूसरे समूह का दूसरे का स्थान ले लेता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु के समूह का स्थान ले लेगा, और साधारण उच्च होता है उच्च समझाते एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण यही प्रतिस्थापन से ही किया जाता है। ये देखो, ये अभिक्रिया मैंने आपको भी समझा दी है। सूर्य एरो उस तरफ नहीं, एरो उस तरफ बनता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये बन जाएगा जैसे मैंने आपको दिखाया। आई होप आपको समझ में आया होगा और प्री बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे आप प्लीज़। और आप वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक करके साथ कमेंट कर दीजिए
अगर कुछ समझ में नहीं आता है आपको तो उसकी वीडियो दोबारा बन जाएगी, और प्लस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।